हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। हाइड्रोलॉजी के इस लेक्चर में हम स्ट्रीम फ्लो मेज़रमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। ये देखेंगे क्या होता है और कैसे आप स्ट्रीम फ्लो फाइंड करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रीम फ्लो मेज़रमेंट। जो स्ट्रीम का फ्लो है वो आप कैसे मेज़र करेंगे। तो साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर मेज़रमेंट, तो जो प्रैक्टिस और साइंस है वाटर मेज़रमेंट की उसको कहते हैं हाइड्रोमेट्री। अमंग द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, अगर आप हाइड्रोलॉजिक साइकिल के डिफरेंट आस्पेक्ट की बात करें तो एक स्ट्रीम फ्लो एक ऐसा है कि विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिसको आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है? स्ट्रीम में कितना वाटर फ्लो हो रहा है आप उसको एक्यूरेटली बता सकते हैं, एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। एक टर्म आता है स्टेज। स्टेज का मतलब होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज वाटर सरफेस एलिवेशन, कि वाटर सरफेस जो है वो कितने एलिवेशन पर है मेजर्ड अबव डेटम। सपोज़ ये डेटम है और ये कहीं वाटर सरफेस है। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो एलिवेशन और डेप्थ है वो मेज़र करने का, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेज। स्टेज मतलब ये वाटर सरफेस एलिवेशन है। दिस डेटम कैन बी मीन सी लेवल, ये डेटम जो है ये मीन सी लेवल भी हो सकता है या कोई अदर फिक्स्ड वैल्यू भी हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टेज, ये जो प्रोसेस कहलाता है एलिवेशन मेज़र करने का या स्टेज मेज़र करने का, इसको कहते हैं गेजिंग। क्लियर है? अब मेज़रमेंट ऑफ स्टेज ऑफ अ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम का जो स्टेज है, जो एलिवेशन है, इसको मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि स्टाफ गेज है, वायर गेज है, फ्लोट गेज है, बबल गेज है और सेक्शनल गेज है। तो स्टाफ और वायर गेज हैं, इनको मैनुअल मेथड्स कहते हैं। क्लियर है? ये मैनुअल मेथड्स हैं। और ओवरऑल फ्लोट गेज और बबल गेज है, इसको आप ऑटोमेटिक गेज, ऑटोमेटिक मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल क्या होता है कि ये फ्लोट और बबल गेज ऑटोमेटिकली जो है मतलब फाइंड किए जाते हैं। स्टाफ और वायर गेज क्या होता है कि सपोज़ ये आपका कोई अबटमेंट है, यहाँ पे ये वाटर लेवल है, यहाँ पे कोई पियर वगैरह बना दिया, तो ओवरऑल इसमें क्या करते हैं आप, सपोज़ यहाँ तक वाटर है, ये लेवल है वाटर का, तो यहाँ तक आप एक स्टाफ प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें डिफरेंट रीडिंग्स बनी होती हैं, और स्टाफ की हेल्प से आप वाटर सरफेस का एलिवेशन बता देते हैं कि यहाँ ग्राउंड लेवल से ये कितनी हाइट पर वाटर है। और ग्राउंड लेवल का तो एलिवेशन आपको पता होगा, या फिक्स डेटम इसी को मान लिया तो इससे आप बता सकते हैं कि वाटर सरफेस का एलिवेशन क्या है। वायर गेज में क्या करते हैं कि टॉप से एक वायर प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ तक जहाँ तक वाटर लेवल आता है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आप मेज़र कर सकते हैं कि वायर के थ्रू कि कितनी डेप्थ पर जो वाटर है, तो उसके थ्रू आप वाटर सरफेस एलिवेशन बता सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल इसकी सपोज एबटमेंट की हाइट आपको पता है, इसमें से अगर आपको ये हाइट मिल गई कि कहाँ पर वाटर है तो उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको ओवरऑल वाटर सरफेस का एलिवेशन पता चल जाएगा या स्टेज पता चल जाएगी। फ्लोट और बबल गेज होते हैं, इसमें क्या करते हैं प्रेशर के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली आप स्टेज को मेज़र कर लेते हैं। सेक्शनल स्टाफ गेज, सेक्शनल स्टाफ गेज होता है कि ये भी इसमें आप स्टाफ गेज के थ्रू मेज़र करते हैं, बट इसमें आप कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके सेक्शनली जो है वो ओवरऑल स्टेज को मेज़र कर लेते हैं। बट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ मैनुअल मेथड्स, तो आपको पता होना चाहिए स्टाफ और वायर गेज जो है मैनुअली फाइंड करते हैं, और फ्लोट गेज और बबल गेज से जो स्टेज आप फाइंड करते हैं वो ऑटोमेटिकली फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज मेज़रमेंट। अब स्ट्रीम फ्लो का डिस्चार्ज आप कैसे मेज़र करेंगे। तो अगर आपको स्ट्रीम फ्लो है, सपोज़ ये स्ट्रीम है, कोई रिवर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है। क्लियर है? तो अगर आप इसमें वेलोसिटी मिल जाए आपको तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाए तो आप डिस्चार्ज ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्चार्ज ऑफ अ स्ट्रीम, velocity is required which can be calculated by following methods। तो velocity required होती है, क्योंकि अगर velocity पता चल गई तो फाइनली जो है आप ओवरऑल डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड आता है वेलोसिटी मेज़र करने का, फ्लोट। तो फ्लोट के थ्रू क्या करते हैं कि दिस इज़ बेसिकली ए फ्लोटिंग डिवाइस विच इज़ पास्ड अलोंग दी वाटर सरफेस। एक ये फ्लोटिंग डिवाइस होती है जो कि सपोज़ एक क्रॉस सेक्शन पे आप लगा देते हैं और दूसरे क्रॉस सेक्शन तक ये इसको फ्लोट कराते हैं, यानी यहाँ से इतनी लेंथ तक ये चलती है। ओवरऑल टोटल लेंथ सपोज इस कैपिटल एल है, यहाँ से यहाँ तक ये गई और ओवरऑल
आपको ये टाइम भी पता चल गया कि यहाँ से इस सेक्शन तक, यानी 1-1 से, सपोज ये 1-1 मान लिया, 1-1 से 2-2 तक जाने में इसको जो है t टाइम लगा, तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, L/t। क्लियर है। जब वेलोसिटी मिल गई तो फाइनली आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या होती है, फ्लोटिंग डिवाइस होती है कि यहाँ से फ्लोट कराते हैं दूसरी डिस्टेंस तक, सपोज L डिस्टेंस तक फ्लोट कराया और वो टाइम नोट कर लिया कि L डिस्टेंस कवर होने में कितना टाइम लगा, तो उसकी हेल्प से आपने वेलोसिटी निकाल ली और फाइनली एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डिस्चार्ज मिल गया। दिस मैथड गिव्स अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी देती है ये मेथड, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ फ्लोट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या होता है कि सपोज ओवरऑल यहाँ पे ये फ्लोट लगा दिया आपने, तो यहाँ पे भी एक फ्लोट, अब सपोज आप चाह रहे हो कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन में चले, बट ओवरऑल क्या होता है, विंड वगैरह के इफेक्ट की वजह से ये क्या होता है, एंगल या इंक्लाइन चलने लगता है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी आपको मिल पाती है। तो उसको इम्प्रूव किया गया और उस इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट किया गया कैनिस्टर फ्लोट और रॉड फ्लोट के थ्रू। मतलब एक कैनिस्टर फ्लोट लगा दिया कि सपोज ये सरफेस है, यहाँ से एक वायर लगा दिया और यहाँ पे एक फ्लोट लगा दिया, तो ये वायर स्ट्रेट ही चलेगा, इसी डायरेक्शन में ही ये फ्लोट आगे मूव करेगा। या रॉड फ्लोट लगा दी कि एक रॉड के साथ ये प्रोवाइड कर दिया कंसंट्रेटेड मास, और जब ये आगे बढ़ेगा तो एक रॉड के साथ साथ चलेगा, इसका मतलब है कोई भी इंक्लाइन डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। क्लियर है। तो जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं L/t। तो जो L लेंथ मिलेगी वो आपको स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फ्लोटिंग डिवाइस लगा दी तो वो विंड की वजह से सपोज इंक्लाइन डायरेक्शन में चली गई, फिर इधर चली गई, फिर फाइनली आपको जाके ओवरऑल L डिस्टेंस पे यहाँ पर मिल गई, तो ये क्या होगी, ये लेंथ ज़्यादा कवर कर लेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। लेकिन फाइनली आपको कैनिस्टर और रॉड फ्लोट की हेल्प से जब आप करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाती है। नेक्स्ट टर्म आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर शैलो स्ट्रीम का केस है तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो v एट 0.6y, यानी कि सपोज ये विड्थ है, ये रिवर है, तो इसकी जो 0.6 डेप्थ होगी 0.6y, यानी सपोज टोटल डेप्थ y थी तो 0.6y पे जो वेलोसिटी होगी वो आप मान लेंगे एवरेज वेलोसिटी शैलो स्ट्रीम के केस में। और डीप स्ट्रीम है तो उस केस में जो वेलोसिटी 0.2y डेप्थ पर जो वेलोसिटी होगी और 0.8y डेप्थ पर जो वेलोसिटी होगी उसका जब एवरेज ले लेंगे तो आपको डीप स्ट्रीम पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड कहलाता है करंट मीटर मेथड। करंट मीटर मेथड के हेल्प से भी आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी मिल जाएगी तो आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग एलिमेंट विच रोटेट्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ स्ट्रीम। ये क्या करते हैं कि आप स्ट्रीम में एक रोटेटिंग एलिमेंट बना देते हैं, रोटेटिंग एलिमेंट लगाते हैं, तो ये करंट मीटर में क्या करते हैं, एक रोटेटिंग एलिमेंट लगा देते हैं और ये रोटेटिंग एलिमेंट नंबर ऑफ रोटेशन को मेज़र कर लेता है सो एज टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। ये बता देता है कि एक सेकेंड में कितने रोटेशंस हुए। तो जब आप करंट मीटर लगा देंगे रिवर में तो वो रोटेट करेगा तो आपको नंबर ऑफ रोटेशंस की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको कहते हैं NS। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है रिवर या स्ट्रीम की आप उसको फाइंड कर सकते हैं V = A × NS + B। तो जहाँ NS क्या है, रोटेशन पर सेकेंड, इसकी जो यूनिट है पर सेकेंड में कितने रोटेशन हुए वो नोट कर लीजिए। A और V एक करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है करंट मीटर के। क्लियर है। एंड द इक्वेशन इटसेल्फ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं करंट मीटर की। अगर आपको A और B की वैल्यू गिवन है, NS की वैल्यू आपने निकाल ली, पर सेकेंड कितने रोटेशन हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ करंट मीटर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर में क्या होता है कि जो भी रोटेटिंग डिस्क होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे माउंट रहती है। ठीक है। इट हैज़ अ वर्टिकल एक्सिस ऑन विच अ रोटेटिंग डिस्क इज माउंटेड, यानी कि रोटेटिंग डिस्क वर्टिकल एक्सिस पे माउंट की गई है, प्लेस की गई है। द मेजर डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस करंट मीटर का ये है कि इट कैन नॉट बी यूज इन सिचुएशन वेयर देयर इज़ एन एप्रिशिएबल इंक्लाइन फ्लो। ये आप तब यूज़ नहीं कर सकते जब स्ट्रीम फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में है। तो अगर आप टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर के,
तो प्राइस करंट मीटर और गर्ले करंट मीटर, ये दो जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर कहलाते हैं। ये नाम जो है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, जो भी रोटेटिंग डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे माउंट है, और साथ ही साथ ये करंट मीटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इंक्लाइंड फ्लो। तो यानी जब फ्लो इंक्लाइंड है तो इसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं अप टू 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री तक फ्लो इंक्लाइंड है तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर के, जैसे ऑड करंट मीटर, नेल्टेक करंट मीटर और वॉट करंट मीटर। ये तीनों जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर में आते हैं। जो भी करंट मीटर का कैलिब्रेशन है कि कितना रोटेशन हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए आप एक टोइंग टैंक का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो कैलिब्रेशन ऑफ करंट मीटर इज़ डन बाय यूजिंग अ टोइंग टैंक। एक वर्ड आता है साउंडिंग वेट। साउंडिंग वेट क्या होता है? ये वो स्टैंडर्ड वेट है जिसको आप करंट मीटर के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे कि करंट मीटर एक फिक्स लोकेशन पे प्लेस रहे। यानी कि फिक्स लोकेशन पे कीप रखने के लिए, इसको फिक्स लोकेशन पे रखने के लिए एक आप साउंडिंग या स्टैंडर्ड वेट का यूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हैं साउंडिंग वेट। कुछ मेथड्स हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट के, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स या 2 कैटेगरीज। तो ओवरऑल डिस्चार्ज मेज़र करना है तो एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसके थ्रू जो है आप डायरेक्टली डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में आते हैं एरिया वेलोसिटी मेथड, डाइल्यूशन मेथड, अंडर अल्ट्रासोनिक मेथड, मूविंग बोट मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आता है स्लोप एरिया मेथड और डिस्चार्ज मेजरिंग मेथड, जैसे कि वियर, नॉचेस, बैराजेस एक्सेट्रा। ये जब आपने ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें आपने वियर, नॉचेस, बैराजेस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में एरिया वेलोसिटी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनडायरेक्ट मेथड में एक ये स्लोप एरिया मेथड जो है कन्वेंशनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देख लेते हैं। पहला मेथड आता है एरिया वेलोसिटी मेथड। एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड करंट मीटर मेथड। इस मेथड के थ्रू डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? सेक्शन ऑफ रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। एक रिवर का सेक्शन लेते हैं, उसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए, जैसे कि जो हर सेगमेंट जो आपने सेगमेंट में डिवाइड किया है, हर सेगमेंट का डिस्चार्ज मस्ट बी लेस दैन 10% ऑफ टोटल डिस्चार्ज। यानी जो टोटल रिवर का डिस्चार्ज होगा उसके 10% से हर सेगमेंट का डिस्चार्ज कम होना चाहिए। सेकेंड, डिफरेंस इन वेलोसिटीज़ बिटवीन एडजेसेंट सेगमेंट्स। आपस में जो सेगमेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द सेगमेंटल विड्थ शुड नॉट बी मोर देन 115 to 120 ऑफ द रिवर विड्थ। यानी जो रिवर विड्थ है उसकी टोटल ओवरऑल 115 to 120 से ज़्यादा हर सेगमेंट की विड्थ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब सपोज़ इस मेथड को आपको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं कि एक रिवर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। सपोज़ ये आपने कोई रिवर ये फ्लो हो रही थी, क्लियर है? तो आपने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया। ये आप जब देखोगे तो आप इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन ले लिया सपोज़ 1 तो इस पे जब आपने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन को ये टोटल रिवर की विड्थ हो गई, आपने इसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो सपोज़ एक आपने सेगमेंट y1 लिया, एक आपने सेगमेंट्स y2 लिया, एक आपने सेगमेंट y3 लिया। इस टाइप से आप चलते रहे और फाइनल आपने जो है एक सेगमेंट लास्ट में yn-2 लिया। ये सेगमेंट्स आपने yn लिया। क्लियर है? ये डिफरेंट सेगमेंट्स ले लिए और इनके बीच की जो विड्थ है, सपोज़ ये w1 ले ली, यहाँ से यहाँ तक w2 ले ली, यहाँ से यहाँ तक w3 ले ली। इस टाइप से जब आप देख रहे हैं कि ये y1 है तो इससे पहले की विड्थ क्या हो गई? w1। ये y2 है तो इससे पहले की w2। ये y3 है तो इससे पहले की w3। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगी? तो आपको पता है कि ये आपका सेक्शन क्या है? ये yn-2 है और ये yn-1 है। तो ये यहाँ की विड्थ क्या हो गई? wn-1। और ये जो लास्ट विड्थ हो गई ये हो गई wn। क्लियर है? तो इस टाइप से आपने डिफरेंट विड्थ निकाल ली। अब आप क्या करते हैं कि इनका एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज मतलब ये जो y1 और y2 है इनके सेंटर ले लेंगे। बिल्कुल इनके सेंटर से आप जो ओवरऑल विड्थ मिलेगी, सपोज़ ये मान ली w1 बार, फिर उसके बाद ये एक सेंटर लिया आपने इन दोनों डेप्थ का, इनके बीच की वैल्यू क्या मान ली? w2 बार। तो इस टाइप से डिफरेंट आपने सेक्शन लिया,
यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे जो सेक्शन लिया है तो इनके बीच की जो विड्थ होगी आपकी क्या हो जाएगी, ओवरऑल यहाँ पे W1 थी पहली, तो यहाँ पे ओवरऑल ये क्या हो गई W1 बार। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओवरऑल क्या है विड्थ, ये yn-1 है, तो जब yn-1 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी Wn-1 बार। क्लियर है। इस टाइप से आपने बीच में सेंटर डिवाइड कर दिया और सेंटर से ये विड्थ ले ली। तो फाइनली जब आप वैल्यू निकालेंगे तो अगर आप देखते हैं कि आपको सपोज W2 बार की वैल्यू चाहिए, तो W2 बार क्या होगा, ओवरऑल आपको पता है यहाँ से इस सेंटर तक है, यानी W2 का हाफ प्लस W3 का हाफ, तो W2 बार क्या हो जाएगा W2 प्लस W3/2। तो इसी टाइप से W3 बार हो जाएगा W3 प्लस W4/2। इसी टाइप से अगर आप Wn-2 बार निकालते हैं तो Wn-2 बार क्या हो जाएगा Wn-2 प्लस Wn-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गई बीच की विड्थ। अब आप ये देख रहे हो इधर ये ट्रायंगुलर एरिया है थोड़ा, यानी W1 बार और Wn-1 बार इसकी वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो जो W1 बार की वैल्यू होती है वो आपका फॉर्मूला होता है कि W1 प्लस W2, यानी कि W1 ये ले लिया प्लस इसका हाफ क्योंकि यहाँ सेंटर तक निकाल रहे हैं, प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2W1। ये आप W1 बार की वैल्यू लेंगे और जो लास्ट वैल्यू होती है Wn बार की वो होती है आपकी Wn प्लस Wn-1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ Wn। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला, ये बस इन दोनों की विड्थ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये अलग रहती हैं। अदरवाइज बाकी सबकी क्या है, एवरेज है। W2 है तो W2 प्लस W3/2, W3 है तो उसके नेक्स्ट वाली जो विड्थ है उन दोनों का हाफ, Wn-2 है तो Wn-2 प्लस उसके नेक्स्ट वाली विड्थ Wn-1 उसका हाफ। तो इस टाइप से आपको ये वैल्यूज़ विड्थ की मिल गई। अब आपको ओवरऑल क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि एरिया क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू W1 बार। अब इसमें जो इसकी डेप्थ है इस पर आ रही है Y1, फिर ओवरऑल W2 बार निकालेंगे तो W2 बार की डेप्थ क्या ले लेंगे Y1 प्लस Y2 बाई ओवरऑल W2 बार इंटू Y2। क्लियर है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट विड्थ कैलकुलेट करते जाएंगे। क्योंकि आपने W1 बार ली है तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो विड्थ है ये पहली Y1 थी, आप इसने Y1 ले लीजिए। यहाँ पे W2 बार है तो इनके बीच की ओवरऑल ये विड्थ कौन सी है Y2। फिर W3 बार लेंगे तो ये सेंटर वाली आएगी, तो सेंटर वाली डेप्थ कितनी है Y3। तो इस टाइप से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने एरिया क्या निकाली है A1, तो आपको पता है कि W1 बार यानी कि इस टाइप से सेगमेंटल डेप्थ थी और ये आपका Y1 था। तो आपने क्या किया, एक सेंटर यहाँ पे लिया तो ओवरऑल इसके मीडियम की डेप्थ कितनी हो गई, ये Y1 हो गई और यहाँ पे ये जो विड्थ है ये आपकी हो गई W1 बार। सिमिलरली अगर आप W2 बार लेते हैं दूसरी, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक डेप्थ Y2 आ रही है और ये सेंटर है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल विड्थ इनटू एवरेज डेप्थ। क्लियर है। तो W1 बार इंटू Y1, A2 निकालेंगे तो सिमिलरली W2 बार इंटू Y2। इस टाइप से जो है आप डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो An-1 निकालेंगे तो क्या होगा Wn-1 बार इंटू Yn-1। क्लियर है। हमेशा अगर n विड्थ तक दे रखी है तो ओवरऑल डेप्थ जहाँ तक होगी तो आप फाइनली क्या करेंगे Wn-1 बार इंटू Yn-1 तक कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली आपको डिस्चार्ज चाहिए तो डेल्टा Q1 आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है डेल्टा Q1 क्या होता है, A1 इंटू V1। तो आपको पता है A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू आपको पता है W1 बार इंटू Y1 इंटू V1। वेलोसिटी आप पहले किसी भी करंट मीटर मेथड से फाइंड कर चुके हैं, आपको एरिया फाइंड करना है तो फाइनली जो है आप एरिया फाइंड कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। सेकेंडली डेल्टा Q2 अगर निकालना है तो क्या होगा, A2 इंटू V2 इक्वल टू W2 बार इंटू Y2 इंटू ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगी V2। क्लियर है। सिमिलरली इस टाइप से आप डेल्टा Qn-1 फाइंड कर सकते हैं तो क्या होगा An-1 इंटू Vn-1। An-1 क्या होगा Wn-1 बार इंटू Yn-1 इंटू Vn-1। तो ओवरऑल जो डिस्चार्ज मिलेगा वो क्या होगा, इन सब का सम कर दीजिए।
आई इक्वल टू 1 से n तक जो है ओवरऑल समेशन कर दीजिए डेल्टा क्यू आई का। तो इस टाइप से इस मेथड की हेल्प से जो है आप ओवरऑल डिस्चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड जो है एरिया वेलोसिटी मेथड कहलाता है कि एरिया फाइंड कर लीजिए, वेलोसिटी अगर गिवन है तो उसको यूज़ कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल डिस्चार्ज मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल है, देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कंप्यूट द डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन बिलो। कुछ डेटा गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एज से डिस्टेंस गिवन है, क्लियर है, 0 से 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, इस टाइप से ये डिस्टेंसेस गिवन है लेफ्ट एज से। डेप्थ मीटर में गिवन है, वेलोसिटी एट 0.2y, वेलोसिटी एट 0.8y पता है आपको, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है v इक्वल टू वी एट 0.2y प्लस वी एट 0.8y डिवाइडेड बाई 2। शैलो स्ट्रीम का केस हो गया क्योंकि 0.2y और 0.8y, सॉरी डीप स्ट्रीम में 0.2y और 0.8y का जब एवरेज ले लेते हैं तो आपको डीप स्ट्रीम की एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस टाइप से जब यहाँ पे आप निकालेंगे इन दोनों का 0 प्लस 0/2, 0 वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप 0.42 प्लस 0.21 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको 0.315 आंसर मिल जाएगा। फिर फाइनली आप थर्ड वाले का निकालेंगे तो आपको 0.465 वैल्यू मिलेगी। फिर आप थर्ड वाले का नेक्स्ट निकालेंगे तो 0.66 आंसर मिलेगा। फिर 0.735, फिर आगे का जब इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.63। यहाँ पे आपको मिलेगा 0.865, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 0.435। यहाँ पे इन दोनों को सम करके हाफ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.375 और फाइनल आंसर मिल जाएगा 0। तो ये आपको वेलोसिटीज़ मिल गई अलग अलग, क्लियर है। तो जब एवरेज वेलोसिटी मिल गई और आपको अब क्या निकालना है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी मिल गई है, एरिया फाइंड करना है। अगर एरिया मिल गया तो फाइनली आपको ओवरऑल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो आपको अब डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारी विड्थ्स नोट कर लीजिए कितनी गिवन है, टोटल 9 विड्थ गिवन है, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, इधर लिख देती हूँ W8 और W9, क्लियर है। ये विड्थ्स गिवन है। तो यहाँ पे आपको पता है ये विड्थ कितनी कितनी गिवन है, 0.0 दी है पहली, 0.6, यानी पहली 0 से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई 0.6। दूसरी विड्थ कैसी है, कुछ ऐसी स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ से पहली 0, फिर यहाँ से 0.6, तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.6। लेफ्ट एज से दूसरी जो विड्थ है वो यहाँ पर है, यानी 1.2 मीटर पे। तो W2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.6, तो पहली 0.6, दूसरी भी 0.6 हो गई। थर्ड विड्थ आपकी कितनी हो गई 1.8 माइनस 1.2, यानी कि 0.6। फोर्थ आपकी हो गई 2.4 माइनस 1.8, यानी 0.9। फाइनल आपको 5 विड्थ मिल जाएगी 0.9, सॉरी 5 आपको मिल गई। 4 जो है आपने देखी तो ओवरऑल क्या हुई, पहली ये मिली, सेकंड ये, थर्ड ये, और 1.8 से 2.4 ये भी आपकी मिल गई 0.6, क्लियर है। W5 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1.2, फिर आपको ओवरऑल W6 की वैल्यू मिलेगी 0.6, W7 1.2, फिर W8 की वैल्यू मिल जाएगी 0.6, W9 की वैल्यू मिल गई 0.6, ठीक है। अब आप W1 बार की वैल्यू निकालना है आपको। तो W1 बार क्या होता है, W1 प्लस W2/2 होल स्क्वायर अपॉन 2W1, वो फार्मूला लगा दीजिए। तो आपको ओवरऑल W1 बार की वैल्यू मिल जाएगी 0.675, W2 बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.6, क्लियर है। W3 बार की वैल्यू आपको सिमिलरली मिल जाएगी 0.6, और W4 बार की वैल्यू मिलेगी आपको 0.9, क्योंकि आप तो इन दोनों का एवरेज लेते चलिए। W4 निकालना है तो W4 प्लस W5/2, W5 बार निकालना है W5 प्लस W6/2, तो यहाँ W5 बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.9, और W6 बार की वैल्यू मिल जाएगी W6 प्लस W7/2, तो 0.6 प्लस 1.2/2, तो W6 बार भी आपकी 0.9 आ जाएगी। सिमिलरली W7 बार निकाल लीजिए, तो W7 बार की वैल्यू कितनी होगी, W7 बार इक्वल टू हो जाएगा W7 प्लस W8/2, यानी 0.9, और W8 बार की वैल्यू आ जाएगी W8 प्लस W9/2, यानी 0.7
675, क्योंकि W8 बार लास्ट है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे W8/2 प्लस W9 होल स्क्वायर अपॉन 2 W9। क्लियर है। तो ये वैल्यू आपको ओवरऑल सारी विड्थ की मिल गई। अब आपको y1 की वैल्यू पता है, यानी कि सारी y1 पता है, y2 पता है, y3 पता है, y4 पता है, तो ओवरऑल आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको डिस्चार्ज निकालना है अलग अलग, तो फाइनली आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो W1 का फॉर्मूला आपने लगाया है वो है W1 प्लस W2/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2W1, और सेम W2 बार का जो लगाया है वो W2 प्लस W3/2 है। इस टाइप से सारे लगा दिए। और लास्ट में जो W8 बार का आपने फॉर्मूला लगाया है वो है W8 प्लस W7/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ W8। तो इस टाइप से जो है आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी। y1 पता था तो आपको डेल्टा Q1 निकालना है। तो डेल्टा Q1 क्या होता है A1 इंटू V1, तो आपको पता है A1 क्या होगा W1 बार इंटू Y1 इंटू V1 वेलोसिटी जो एवरेज दे रखी है। तो W1 बार की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पीछे देख लीजिए। ओवरऑल 0.675 आपको W1 बार की वैल्यू पता है, और ओवरऑल y1 की वैल्यू आपको पता है 0.3 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी है 0.315, यानी v1 की वैल्यू जो है वो 0.315 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सारी वैल्यूज़ तो आपको मिल जाएगी W1 बार की वैल्यू है 0.675, y1 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में, y1 की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.3 मीटर, और v1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.315। तो इस टाइप से आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज आ जाएगा 0.0637875। क्लियर है। सिमिलरली दूसरा डिस्चार्ज निकाल सकते हैं इसी हेल्प से कि W2 बार इंटू Y2 इंटू V2, यानी कि यहाँ पे W2 बार इंटू Y2 इंटू V2 लगा देंगे तो ओवरऑल डिस्चार्ज आपका आ जाएगा 0.35991। सिमिलरली डेल्टा Q3 निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 0.85536। डेल्टा Q4 निकाल लीजिए, डेल्टा Q4 की वैल्यू आ जाएगी 1.6868। डेल्टा Q5 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस टाइप से, तो ओवरऑल आ जाएगी 0.952। सिमिलरली आप डेल्टा Q6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1.1443। डेल्टा Q7 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.2466। सिमिलरली डेल्टा Q8 की वैल्यू मिल जाएगी 0.106। तो इस टाइप से इन सबको जब आप सम कर देंगे तो आपको टोटल डिस्चार्ज, यानी कि टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q की, जो कि आ जाएगी 5.41 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपको कंप्लीट डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा काम है W1 बार, W2 बार, W3 बार, बस इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना। इनकी वैल्यूज़ मिल गई तो वेलोसिटी पता है आपको, डेप्थ पता है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है स्लोप एरिया मेथड। तो ये मेथड जो है बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसमें क्या है फॉर फ्लूइड्स बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड होता है। इस मेथड में दो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं इस टाइप से, देयर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ और बेड एलिवेशंस जो है आपको पता है। मतलब क्या है कि ओवरऑल सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक सेक्शन आपने ये 1-1 सेलेक्ट किया और दूसरा सेक्शन जो है आपने 2-2 सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है। दो सेक्शन सेलेक्ट करें, सपोज ये 1-1 हो गया और ये सेक्शन आपने ले लिया 2-2। तो आपको पता है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज इसका एलिवेशन ये हो गया Z1 और दूसरा पॉइंट सपोज यहाँ पर है तो इसका एलिवेशन क्या हो गया Z2। फिर आपको प्रेशर हेड पता है, प्रेशर हेड सपोज ओवरऑल वैल्यू हो गई Y1, यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू सपोज आपको मिल गई Y2। क्लियर है। फिर यहाँ पे आपको वेलोसिटी हेड मिल गया V1² और यहाँ पे आपको वेलोसिटी हेड मिल गया V2² तो इस टाइप से जब आपने देखा तो फाइनली आपको जो है इतना हेड में लॉस मिल गया। क्लियर है। टोटल HL की वैल्यू ये मिल गई। तो अगर आप बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो आपको पता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ तक आपको हेड लॉस मिल गया। तो बर्नौली इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो क्या होगा V1² प्लस Y1 प्लस Z1 इक्वल टू V2² प्लस Y2 प्लस Z2 और प्लस इसमें जो हेड लॉस एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको ऐड कर देंगे तो आपको ओवरऑल इक्वेशन ये वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। Y1 प्लस Z1 को सपोज आपने H1 मान लिया
और y2 प्लस z2 को आपने h2 मान लिया। क्लियर है? तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे HL की तो क्या आ जाएगी, H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो ये ओवरऑल HL की वैल्यू मिल गई, जहाँ पर जो टोटल लॉस है ये दो से मिलकर बना है, फ्रिक्शनल हेड लॉस और एडी लॉस। क्लियर है? जहाँ HF क्या है आपका फ्रिक्शनल लॉस और ओवरऑल जो HE है वो है आपका एडी लॉस। क्लियर है? तो जब यहाँ से आप फ्रिक्शनल लॉस इसमें वैल्यू रखेंगे तो HF की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, HF की वैल्यू मिल जाएगी H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस HE। क्लियर है? तो HL की वैल्यू रखी तो HF प्लस HE, तो यहाँ पे HE को इधर साइड भेज दिया तो ओवरऑल आपको ये वैल्यू मिल गई। जहाँ HE की जो वैल्यू होती है वो होती है KE यानी एडी कांस्टेंट इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो ये जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल हेड लॉस की वैल्यू, फ्रिक्शनल हेड लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि HF की वैल्यू फाइनली आपको मिलेगी H1 माइनस H2 प्लस, अब आपने HE की वैल्यू पुट कर दी है तो 1 माइनस KE इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो ये ओवरऑल HF का आपको फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है? अब बात करते हैं मैनिंग्स फॉर्मूले की, डिस्चार्ज गिवन एज। तो मैनिंग्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है डिस्चार्ज क्या होता है, फॉर्मूला Q इक्वल टू 1 अपॉन n A R टू द पावर 2/3 S टू द पावर 1/2। तो ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, कन्वेंस ऑफ द सेक्शन। इसको आप K से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटू रूट S। तो ओवरऑल Q का फॉर्मूला बन गया K रूट S, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n A R टू द पावर 2/3। तो ओवरऑल K की वैल्यू ये है, जहाँ आपका K क्या है, कन्वेंस ऑफ द सेक्शन। इसको कहते हैं कन्वेंस ऑफ सेक्शन। तो अब आपको सपोज स्लोप फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ फ्रिक्शनल हेड लॉस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ HF। तो जो भी स्लोप होता है वो HF के स्लोप के इक्वल होता है, मतलब Q इक्वल टू K रूट S होता है। तो S की वैल्यू क्या होती है, S क्या स्लोप है, वो फ्रिक्शनल का स्लोप होता है, यानी HF अपॉन L। टोटल लेंथ जब 1 और 2 सेक्शन की L है और इनके बीच का जो हेड लॉस आ रहा था वो क्या है, सपोज HF है, यानी टोटल जो S0 की जो वैल्यू आती है, यानी जो स्लोप आता है वो फ्रिक्शनल हेड लॉस के स्लोप के इक्वल होता है। तो HF अपॉन L जब आप कर देंगे तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी Q इक्वल टू K रूट HF अपॉन L। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप ओवरऑल डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी नहीं पता, अगर वेलोसिटी पता होती तो एरिया से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिस्चार्ज आ जाता। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले V1 इक्वल टू V2 कर देंगे। तो जो HF फ्रिक्शनल का फॉर्मूला है तो उसमें सिर्फ क्या बचा, H1 माइनस H2। अब आपकी ये वैल्यू बची, यहाँ से आप डिस्चार्ज फाइंड कर लीजिए K रूट HF अपॉन L। क्लियर है? तो यहाँ से जो डिस्चार्ज मिला, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं Q अपॉन A1 और V2 इक्वल टू Q अपॉन A2। अब वेलोसिटी मिल गई तो सेकेंड स्टेप में फिर से HF की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आप ये लगाएंगे H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस KE V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर है? ये फॉर्मूला निकाल दिया। फिर से आपने Q की वैल्यू निकाली K रूट HF अपॉन L। तो इस टाइप से जो है, जब ये फिर से जो डिस्चार्ज की वैल्यू मिली है, फिर इससे आप V1 निकालेंगे Q अपॉन A1, V2 इक्वल टू Q अपॉन A2। तो इस टाइप से वेलोसिटी निकाल के फिर से HF की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्चार्ज निकालेंगे। ये स्टेप्स आप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक डिस्चार्ज कन्वर्ज ना हो जाए, यानी डिस्चार्ज की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम ना हो जाए, तब तक ये स्टेप्स को आप फॉलो करते रहेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन में इसमें जो K की वैल्यू होती है, जो आप K की वैल्यू फाइंड करते हैं, सपोज ओवरऑल
दो सेक्शन पे अगर दो वैल्यूज़ दिए हैं तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k1 इंटू k2। यहाँ पे k की वैल्यू ये फाइंड करेंगे, और सपोज अगर तीन वैल्यूज़ या n कोई वैल्यूज़ गिवन है तो n इक्वल टू k1 k2 डॉट डॉट ऑफ kn। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आपको kn की मिल सकती हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से बस रूट ले लीजिए, अगर तीन वैल्यूज़ हैं तो क्यूब ले लीजिए, तो फाइनली इनका जो क्यूब रूट ले लेंगे, तो n है तो n रूट ले लेंगे, और फाइनली आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है एक न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग अ फ्लड द फॉलोइंग डेटा वाज एस्टिमेटेड एट टू सेक्शंस। इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो वैल्यूज़ गिवन है ड्यूरिंग अ फ्लड द फॉलोइंग डेटा वाज एस्टिमेटेड एट टू सेक्शन सेपरेटेड 500 मीटर। दो सेक्शंस हैं जो कि सेपरेट है 500 मीटर पे। सेक्शन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो सेक्शंस की वैल्यू गिवन है, जहाँ पर वाटर सरफेस एलिवेशन आपको पता है इतना है, ए इक्वल टू एरिया दोनों का गिवन है, और आर की वैल्यू गिवन है। एडीज लॉस कोफिशिएंट फॉर ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन इज 0.1 और एडीज ग्रेजुअल एक्सपेंशन की वैल्यू इतनी दी है। तो एस्टिमेट करना है फ्लड डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द चैनल, अगर आपको मैनिंग्स कोफिशिएंट की वैल्यू 0.022 पता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि k1 और k2 की वैल्यू निकाल लीजिए। k1 इक्वल टू क्या होता है, 1/n a r टू द पावर 2/3। तो आपको k1 निकालना है तो a1 r1 कर देंगे। तो 1/n की वैल्यू आपको 0.022 पता है, a1 आपका है 91.749 इंटू r की वैल्यू 2.835 की पावर 2/3 गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ से k1 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 8353.72। सिमिलरली k2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k2 की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/n a2 r टू दी पावर 2/3। तो 1/k2 की वैल्यू है 0.022, n की वैल्यू, a2 की वैल्यू है 84.354 इंटू r2 ये आपका 2.917 गिवन है, 2.917 टू दी पावर 2/3। तो आपको k2 की वैल्यू मिल जाएगी 7827.816। क्लियर है? k1 k2 अब आपको पता चल गया, तो यहाँ से k निकाल सकते हैं, k ऑफ रूट ऑफ k1 इंटू k2। तो ओवरऑल k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8086.49। तो ये आपको k की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये h1 की वैल्यू पता है, ये h2 की वैल्यू पता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, इससे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एडीज कोफिशिएंट 0.1 यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से आप h1 पता है, h2 पता है, तो फाइनली सबसे पहला स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि v1 इक्वल टू v2 कर देते हैं। तो ओवरऑल जो hf की वैल्यू आती है h1 माइनस h2। क्लियर है? hf की वैल्यू कितनी है 85.23, h2 की वैल्यू है 85.176। तो ओवरऑल यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे आप, तो hf की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85.23 माइनस 85.176। तो HF की वैल्यू आपको मिल गई 0.054। तो HF मिल गई, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू K रूट HF अपॉन L। क्लियर है? K की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 8086.49 इंटू HF की वैल्यू आपको पता है 0.054, L की वैल्यू आपको पता है ओवरऑल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के सेक्शन के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। तो ओवरऑल डिस्चार्ज की वैल्यू आपको मिल जाएगी 84.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लें, V1 निकाल लें Q अपॉन A1 से। तो आपको पता है डिस्चार्ज कितना है 84.03, A1 की वैल्यू है आपकी 91.749। तो आपको वेलोसिटी V1 मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0.915 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली V2 निकाल लीजिए, वेलोसिटी Q अपॉन A2 फार्मूला लगा देंगे। तो ओवरऑल डिस्चार्ज कितना है 84.03 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू आपको पता है 84.354। तो फाइनली आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सेकेंड वेलोसिटी 0.996 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको दोनों वेलोसिटी मिल गई। फिर से आप HF का फॉर्मूला, HF की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप HF की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगी, HF इक्वल टू फॉर्मूला आप लगाएंगे अब पूरा, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता चल गई है। HF इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस KE इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। क्लियर है? तो H1 कितना है 85.23, H2 की वैल्यू है 85.176 प्लस KE की वैल्यू कितनी है, अब आपको कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है एडीज कोफिशिएंट 0.1,
v1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वेलोसिटी 0.915 स्क्वायर माइनस 0.996 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। क्लियर है? तो ओवरऑल एच एफ की वैल्यू आपको आ जाएगी 0.047। तो आपको एच एफ मिल गया। तो यहाँ से आप फिर से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के रूट एच एफ अपॉन एल। क्लियर है? तो एच एफ अपॉन एल निकाल दीजिए। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको पता है, 8086.49। पीछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। 0.047 एच एफ की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई लेंथ है 500। तो आपको डिस्चार्ज मिल गया 78.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस टाइप से आपने एक डिस्चार्ज फाइंड कर लिया। फिर से आप v1 निकाल सकते हैं। v1 की वैल्यू आ जाएगी 0.853 मीटर पर सेकेंड q अपॉन a1 से। v2 निकाल लेंगे, v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.9282 q अपॉन a2 से मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ओवरऑल ये आ गया। फिर से अगेन आप एच एफ का फॉर्मूला रख के एच एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04785। तो जब एच एफ मिल गया, फिर से आप डिस्चार्ज निकाल लीजिए के रूट एच एफ अपॉन एल से। तो फाइनली आपको फिर से डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी 79.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ओवरऑल आपको डिस्चार्ज यहाँ 78.3 मिल रहा था। जनरली क्या होता है कि जब तक अप्रॉक्सीमेट ना आ जाए तब तक आप ये स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं, और इस टाइप से स्लोप एरिया मेथड की हेल्प से आप डिस्चार्ज को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? एक स्ट्रीम मेजरमेंट का नेक्स्ट मेथड है डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है कि सपोज़ ये रिवर है। क्लियर है? अब ये रिवर फ्लो हो रही है, जिसमें ओवरऑल कुछ केमिकल्स पड़े हैं जिनको ट्रेसर कहते हैं, उन केमिकल कंपाउंड को। तो उसकी कंसंट्रेशन सी डैश है और उसमें क्यू डैश डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है इस रिवर में। तो आप एक अलग से रिवर जो है इसमें ऐड कर देते हैं, एक फ्लो ऐड कर देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन सी है, जो कि आपको पता है, और क्यू डिस्चार्ज भी आपको पता है। इन दोनों की ओवरऑल मिक्स करके इस कंसंट्रेशन का डिस्चार्ज क्यू फ्लो करा देते हैं आप इसमें। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो एक कंबाइंड डिस्चार्ज बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू प्लस क्यू डैश। क्लियर है? और ओवरऑल कुछ टाइम के बाद एक कंसंट्रेशन मिल जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि हो जाएगी सी डबल डैश। तो इनकी हेल्प से आप क्यू डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही फाइंड करना है कि इस रिवर में कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है क्यू डैश डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि सी डैश, देख लीजिए पहले थ्योरी। इन दिस मेथड अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ट्रेसर, कि केमिकल कंपाउंड जिसको ट्रेसर कहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, कलर डाई, और या फिर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गए, इनको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्ट्रीम में एट अ गिवन लोकेशन। लेट सपोज मान लिया कि सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसर है, जो कि इंट्रोड्यूस की गई है इन स्ट्रीम एट अ रेट क्यू, यानी क्यू रेट से आपने सी कंसंट्रेशन के ट्रेसर को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। सी डैश कंसंट्रेशन ट्रेसर की है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है रिवर में, और उसका फ्लो रेट क्या है, क्यू डैश। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी डैश इंटू क्यू डैश प्लस सी इंटू क्यू। तो ओवरऑल टोटल कितना कंसंट्रेशन हो गई, सी डबल डैश क्यू प्लस क्यू डैश। तो आपको सारी वैल्यूज़ पता है, बस क्यू डैश की वैल्यू नहीं पता है। आप इस इक्वेशन की हेल्प से जो है क्यू डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये डाइल्यूशन मेथड कहलाता है कि यहाँ पे आपने दूसरे कंसंट्रेशन का डिस्चार्ज डाइल्यूट कर दिया, और उसके बाद जो है फाइनल डिस्चार्ज आपको ये मिला। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये दोनों जो है मिक्स होना शुरू हुआ। तो कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सपोज यहाँ से एल डिस्टेंस ट्रेवल करी, तब जाके इसकी कंसंट्रेशन क्या बन पाई, सी डबल डैश, जो कि अब उसके बाद कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? तो ये जो लेंथ कहलाती है मिक्सिंग लेंथ कहलाती है, कि इन दोनों डिस्चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी लेंथ के बाद प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी और एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करेगी। तो ये जो मिक्सिंग लेंथ होती है, द मेजरमेंट सी डैश इज कैरीड आउट आफ्टर अ डिस्टेंस कैपिटल एल, आफ्टर ए डिस्टेंस एल विच इज़ कॉल्ड मिक्सिंग लेंथ, यानी एल डिस्टेंस के बाद ये जो है मिक्स हो जाएगी, और इसको मिक्सिंग लेंथ कहते हैं। एंड विल डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ चैनल एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये रफनेस पर डिपेंड करती है, विड्थ पर डिपेंड करती है, और फ्लो की डेप्थ पर डिपेंड करती है। तो जो मिक्सिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.13 बी स्क्वायर सी 0.7 सी प्लस 2 रूट जी डिवाइडेड बाई जी इंटू डी। क्लियर है? तो ये ओवरऑल मिक्सिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से जो है आप निकाल सकते हैं, जहाँ बी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, एवरेज विड्थ ऑफ रिवर,
रिवर की विड्थ पर डिपेंड करती है। ओवरऑल सी की वैल्यू क्या है, सी है आपको पता है चेजिस कांस्टेंट, क्लियर है, और चेजिस कांस्टेंट रफनेस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल डी क्या है आपकी एवरेज डेप्थ ऑफ रिवर, तो ये एवरेज डेप्थ है। जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ के बाद जो सी डबल डैश कंसंट्रेशन मिल रही है ट्रेसर की वो कांस्टेंट अचीव हो जाएगी। अब उसके आगे वो सी डबल डैश की कंसंट्रेशन के साथ ही फ्लो होगी, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, A 400 gram per liter solution of common salt was discharged into a river at a constant rate of 45 liter per second at a downstream section where the salt solution is known to have completely mixed with the stream flow. The equilibrium was found to be 120 ppm if a background concentration of 20 ppm is applicable. मतलब क्या है कि ये सपोज एक डिस्चार्ज रिवर फ्लो हो रही थी, आपने यहाँ से दूसरा फ्लो करा दिया, तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्लो हुआ कॉमन सॉल्ट की सोल्यूशन कंसंट्रेशन कितनी थी, सी, सपोज यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो आपकी गिवन है 400 ग्राम पर लीटर, और जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू की है 45 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि एट अ डाउन स्ट्रीम सेक्शन वेयर सॉल्ट सोल्यूशन इज नोन टू हैव कम्प्लीटली मिक्सड विद स्ट्रीम फ्लो, ये स्ट्रीम फ्लो के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो गया। अब जो इक्विलिब्रियम फाउंड हुआ उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, सी डबल डैश की 120 ppm, ppm मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर, और कह रहे हैं बैकग्राउंड कंसंट्रेशन मतलब जो रिवर की ऑलरेडी एप्लीकेबल थी सी डैश की वैल्यू वो है 20 ppm मतलब 20 mg पर लीटर। तो डिस्चार्ज फ्लो का बताना है यानी क्यू डैश की वैल्यू बतानी है, तो इन दोनों को मिक्स होकर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, क्यू प्लस क्यू डैश। तो आपको पता है फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, सी डैश इंटू क्यू डैश प्लस सी इंटू क्यू इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश इंटू सी डबल डैश, ठीक है। सी डैश आपका 400 ग्राम है और बाकी यूनिट मिलीग्राम में है, तो इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीग्राम बन जाएगा, इंटू 45 लीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी ये सी और क्यू की वैल्यू गिवन है, क्लियर है। और सी डैश और क्यू डैश, सी डैश की वैल्यू आपकी है 20 mg पर लीटर और क्यू डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू की वैल्यू 45 है, क्यू डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, सी डबल डैश की वैल्यू 120 आपको गिवन है। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो क्यू डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर है। लीटर में आएगी, आप उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ओवरऑल डिस्चार्ज क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये डाइल्यूशन मेथड की हेल्प से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेथड आता है अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनिक मेथड क्या होता है कि इन दिस मेथड टू ट्रांसड्यूसर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बोथ दी साइड्स ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम। दो ट्रांसड्यूसर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि एक इधर रिवर के इस साइड में और एक रिवर के इस साइड में, ये रिवर फ्लो हो रही है, तो आपको पता है एक ट्रांसड्यूसर T1 इंड्यूस किया और एक ट्रांसड्यूसर T2। इन दोनों के जो बीच की लेंथ है ये कैपिटल L है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपने क्या किया, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स है वो जनरेट हुई T1 से और रिसीव हो गई T2 पे। जब T1 से जनरेट हुई और T2 से रिसीव हुई, सपोज उसकी वेलोसिटी थी c वेलोसिटी से यहाँ पे जनरेट हो रही थी, और ओवरऑल यहाँ पे जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है v, क्योंकि रिवर जो है स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में जब फ्लो होगी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि T1 से T2 तक आने में कितना टाइम लगा, तो इस वेलोसिटी जो फ्लो हो रही है इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका जब कंपोनेंट आपने इस डायरेक्शन में लिया तो क्या आ जाएगा, v cos थीटा, क्लियर है। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, c प्लस वी कॉस थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो ऐड हो जाएगी। तो अगर आपको टाइम देखना है कि T1 से T2 तक आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस तो L थी और वेलोसिटी क्या हो गई, c प्लस वी कॉस थीटा। तो ओवरऑल द टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू रीच फ्रॉम T1 से T2, T1 से T2 आने में सपोज T1 टाइम लगा, जिसकी L अपॉन टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, c प्लस वी कॉस थीटा।
क्योंकि ओवरऑल सेम डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी, इसीलिए ओवरऑल इनकी वेलोसिटी ऐड हो गई। सी क्या है, जो वेलोसिटी है वेव की एमिटेड बाय ट्रांसड्यूसर, और इसको इक्वल मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के। क्लियर है। अब सेकेंड फेज में क्या किया कि सिग्नल को एमिट किया T2 से T1, यानी कि एक यहाँ पे ट्रांसड्यूसर था, एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे था, तो ओवरऑल ये वेलोसिटी जो थी फ्लो की थी। और यहाँ पे जब आपने अब T2 से T1 में इंट्रोड्यूस किया, तो T2 से T1 जब सिग्नल जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। बट ओवरऑल अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट इस लाइन में आएगा कितना आएगा, v cos थीटा। तो अब दोनों ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो टाइम लगेगा T2 वो कितना लगेगा, L अपॉन, अब ओवरऑल c की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, माइनस हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि v cos थीटा की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए आपने क्या किया, माइनस कर दिया। तो ओवरऑल T2 जो है ये मिल गया। क्लियर है। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको पता है कि c जो है कांस्टेंट है, आपको तो v की वैल्यू चाहिए, तो ओवरऑल वेलोसिटी मिल जाएगी, तो आप इजीली डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल जब इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनली फॉर्म वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है। तो ओवरऑल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, L अपॉन 2 cos थीटा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये मेथड जो है अल्ट्रासोनिक मेथड कहलाता है, जिसकी हेल्प से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। फाइनली डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया आपको पता हो तो आप डायरेक्टली ओवरऑल डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक मेथड आता है मूविंग बोट मेथड। अब इसमें क्या होता है, बोट की हेल्प से आप डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, बोट को मूव कराते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो फाइनली क्या होता है कि दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्चार्ज इज सुइटेबल फॉर वाइड स्ट्रीम्स। जब वाइड स्ट्रीम्स होती हैं उनके लिए सुइटेबल होता है। ये एक स्पेशल टाइप है एरिया वेलोसिटी मेथड का, जिसमें करंट मीटर इंस्टॉल करते हैं इन द बोट इटसेल्फ। उसमें क्या कहता है, नॉर्मली करंट मीटर इंस्टॉल कर रहे थे, इसमें बोट के साथ ही इंस्टॉल कर देते हैं। द एंगल इंडिकेटर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द बोट विच मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो एक एंगल इंडिकेटर भी प्रोवाइड करते हैं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देता है। सपोज ये एक रिवर है। क्लियर है, ये रिवर है, इस टाइप से फ्लो हो रही है। तो ओवरऑल आप बोट यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो अगर आप बोट की डायरेक्शन देखें तो बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन रियल में जो फ्लो है स्ट्रीम का उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। सपोज BF मान लिया, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, सपोज ये VR आ गई, ये एंगल VV से जो है थीटा एंगल पे VR रिजल्टेंट बना रहा है, क्योंकि एंगल इंडिकेटर लगा रखा है जो एंगल को बताता रहेगा कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे बन रहा है। अब इनका जब क्रॉस सेक्शन लिया तो क्रॉस सेक्शन आपने देखा कि कुछ इस टाइप का आया, ये क्रॉस सेक्शन होगा रिवर का। तो इस क्रॉस सेक्शन में आपने क्या किया कि सपोज एक डेप्थ या एक सेगमेंट आपने ले लिया, सपोज इस टाइप का है, तो ये एक सेगमेंट आपने ले लिया y1। तो जब ये y1 सेगमेंट लिया तो आपने देखा, सपोज एक बार फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए कि आपने क्या किया, एक रिवर ली इस टाइप से, जब क्रॉस सेक्शन लिया तो यहाँ पे आपने एक सेगमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू क्या थी y1, और यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ थी वो सपोज मान ली W1। तो आपको पता है जब बोट यहाँ से यहाँ तक आई तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, VB थी। तो ओवरऑल जब आप W1 की वैल्यू निकालेंगे, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम था उसको T टाइम लगा, स्मॉल T1 टाइम लगा, तो ओवरऑल W1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, VB इंटू डेल्टा T। तो आपने वेलोसिटी ऑफ बोट के टर्म में विड्थ की वैल्यू निकाल ली, W1 की वैल्यू क्या हो गई, VB इंटू डेल्टा T। मतलब डेल्टा यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो सपोज आपने मान लिया डेल्टा T टाइम लगा। क्लियर है। सिमिलरली फिर आपने दूसरा सेगमेंट लिया y2, फिर आपने देखा कि W2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल ली। अब फाइनली आपको क्या करना है कि सपोज़ यहाँ पे टाइम लगा डेल्टा T1, फिर दूसरा टाइम लगेगा डेल्टा T2। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे आप BF की वैल्यू निकालें तो VF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR साइन थीटा, और या तो इस टाइप से अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी निकालते हैं तो BB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VR इंटू कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी के टर्म में आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो अगर आप डिस्चार्ज निकालते हैं डेल्टा Q1 तो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
तो वेलोसिटी जो फ्लो की होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा W1 इंटू y1। अब यहाँ पे ओवरऑल ये ट्रायंगल है तो ये y1/2 इसकी डेप्थ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कहीं भी आपने सेंटर मार्क नहीं किया है, ये सिर्फ इतना ही एरिया ले रहे हैं। जब इतना आप एरिया लेंगे तो फाइनली y1/2 डेप्थ मिल जाएगी इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है vf। क्लियर है। W1 को आप क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वोट के टर्म में vv इंटू डेल्टा T1 इंटू y1/2 इंटू vf। तो डेल्टा Q1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, vv को आप लिख सकते हैं vr इंटू कॉस थीटा इंटू डेल्टा T1 इंटू y1/2 इंटू वी को आप लिख सकते हैं vr इंटू साइन थीटा। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा vr², एक vr ये है और एक vr ये है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेल्टा T1 इंटू y1/2। अब सपोज़ यहाँ पे कहीं दूसरा सेगमेंट आपने y2 लिया तो इनके बीच की जो एवरेज डेप्थ निकालेंगे वो क्या होगी y1 + y2/2। तो इस टाइप से डेल्टा Q2 की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, सपोज़ आपने अब डेल्टा Q2 की वैल्यू निकाली तो ये तो वैल्यू सेम रहेंगी vr² साइन थीटा कॉस थीटा ओवर डेल्टा T1 की जगह टाइम कितना लेंगे डेल्टा T2। बस यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगी अब y1 + y2/2। क्लियर है। सिमिलरली आप डेल्टा Qn की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा vr² साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ पे टाइम लग जाएगा डेल्टा Tn ओवरऑल yn-1 + yn डिवाइडेड बाई 2। तो इस टाइप से इन सबको जब सम करेंगे तो फाइनल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा डेल्टा Qi इंटू जहाँ i की इक्वल टू 1 की वैल्यू लिमिट n तक है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको मूविंग बोट मेथड की हेल्प से रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड हो गई, थीटा और थीटा की वैल्यू आपको इंडिकेटर से मिल जाएगी, टाइम आपको पता है तो और डेप्थ की वैल्यू अगर पता है तो फाइनली आप मूविंग बोट मेथड की हेल्प से डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ये क्या होता है फैराडेज लॉ पर बेस्ड होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया जाता है जिसकी हेल्प से जो है आप डायरेक्टली डिस्चार्ज को मेज़र कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी। थैंक यू।